CDP। निम्नलिखित में से कौन सा एक है परासंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है। बिना संकलन के विषय वस्तुओं का कंठस्थीकरण, दूसरों के व्यवहार की नकल करना, अपनी ही सोच की प्रक्रियाओं के विषय में सोचना, किसी विशिष्ट व्यंजन को पकाने की विधि का वर्णन करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है। अपनी ही सोच की प्रक्रियाओं के विषय में सोचना। संज्ञान सोचना का मानसिक प्रसंकरण है, जो मानव मन का कार्य है, जो धारणाओं को संकल्पनाओं में विकसित करने की अनुमति देता है। जब हम अपने स्वयं के संज्ञानात्मक कार्य पर नियंत्रण करते हैं तो उन्हें परासंज्ञान कहा जाता है। परासंज्ञानात्मक क्षमताओं की विशेषताएं निम्न है। परासंज्ञान छात्रों के विचारों को अपसारी बनाता है और उन्हें अपनी स्वयं की कार्यात्मकताओं पर नियंत्रण देता है। एक शिक्षक को विभिन्न गतिविधियों, प्रयोगों और व्यवहारिक प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों के परासंज्ञान के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। परासंज्ञानात्मक रणनीतियों में समस्या को हल करने में स्वयं का मूल्यांकन करके आत्म सुधार शामिल है। इसका अर्थ छात्रों के लिए उनके चिंतन के बारे में सोचने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया और अधिगम तक पहुँचने के तरीके के रूप में परासंज्ञानात्मक क्षमता है। परासंज्ञानात्मक रणनीतियों ने शिक्षकों को प्रतिबिंबित करने के लिए मूर्त कार्यों और विचार प्रक्रियाओं को प्रदान किया है। यदि कोई छात्र अपनी चिंतन विधि के बारे में सोचने में सक्षम है तो यह उनके अधिगम के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। वह अपने विचारों को बदलकर अपने अधिगम में सुधार कर सकते हैं। यह जानकारी को ज्ञाता और संसाधन के रूप में स्वयं के बारे में व्यक्ति की जागरूकता से संबंधित है। यह प्रासंगिक यह सशक्त ज्ञान और संघ के ज्ञान को शामिल करने के लिए समस्याओं संज्ञानात्मक कार्यों को हल करने के बारे में जानने में राजनीतिक या चिंतनशील ज्ञान है। परासंज्ञानात्मक ज्ञान अधिगम के परिणाम प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित है। इस प्रकार इन सभी संदर्भों में से हम कह सकते हैं कि अपनी ही सोच प्रक्रियाओं के बारे में सोचना परासंज्ञानात्मक कौशल की मुख्य विशेषता है। परासंज्ञानात्मक कौशल कभी भी रटने को बढ़ावा नहीं देते हैं। यह हमेशा संकल्पनाओं के संदर्भ में अपने स्वयं के विचारों के बारे में सोचकर विचारित अधिगम पर बल देते हैं। एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है। यह किस में सहायक
सहायक होगा। रचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु रूब्रिक्स का विकास करने के लिए विद्यार्थियों की कलात्मक योग्यता का परीक्षण करने के लिए एक अध्यापक किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पना मानचित्र बनाने के लिए कहती है। यह किसमें सहायता होगी किसमें सहायता होगी। संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु रूब्रिक्स का विकास करने के लिए 1, 2, 3 से अधिगम के अनुभवों के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार यदि व्यवहार में परिवर्तन अस्थायी है या आवर्तित या परिपक्वता के कारण है तो यह अधिगम नहीं है। अधिगम की मुख्य विशेषता अनुभव है। अभ्यास या अनुभव के अभाव में व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम के योग्य नहीं है। एक अध्यापिका अधिगम के सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न विधियों और तकनीकों का उपयोग करती है और एक संकल्पनात्मक मानचित्र ऐसे ही एक विधि है। संकल्पनात्मक मानचित्र में एक संकल्पना के विभिन्न उप विषयों के सार्थक अर्जन को दर्शाने के लिए चित्रमय और आरेखीय निरूपण शामिल है। संकल्पनात्मक मानचित्र शिक्षार्थियों के मूल्यांकन में रचनात्मक तरीके से मदद करता है क्योंकि शिक्षार्थी सार्थक रूप से सीखते हैं तो अध्यापिका आसानी से उनके अधिगम के अंतर को ढूंढ सकती है। नियमावली रूब्रिक्स द्वारा छात्रों का मूल्यांकन बेहतर तरीके से किया जाता है, इसलिए नियमावली रूब्रिक्स को संकल्पनात्मक मानचित्र के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। यह संकल्पना के मुख्य निष्कर्ष को संक्षेप में प्रस्तुत करता है ताकि शिक्षार्थियों को सीमित विषय वस्तु का बेहतर ज्ञान हो। यह शिक्षार्थियों को संकल्पनाओं से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने में मदद करता है। इस प्रकार इन सभी संदर्भों से हम कह सकते हैं कि 1, 2 और 3 दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में सही है। संकल्पनात्मक मानचित्र रचनात्मक मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। यह कभी भी छात्रों का मूल्यांकन एक ही क्षमता या उन क्षमताओं में नहीं करता है जहाँ संकल्पनाओं का उद्देश्य नहीं किया जाता है, जैसे कि कला। संकल्पनात्मक मानचित्र में की विशेषता निम्न है। यह शिक्षार्थियों को विषय संकल्पना की रूपरेखा तैयार करने या संकल्पना को संक्षेप में समझने या किसी विषय की किन्हीं 2 संकल्पनाओं को संक्षेप में जोड़ने में मदद करता है। यह एक विषय वस्तु के तहत संकल्पनाओं के बीच अंतर संबंधों को दर्शाता है जो शिक्षार्थियों को उनके ज्ञान में अंतराल की पहचान करने में मदद करता है। संकल्पनाओं
की व्यवस्था ऊपर से नीचे तक होती है। यह कह सकते हैं कि संकल्पनाओं की व्यवस्था सामान्य संकल्पनाओं से जटिल तक होती है। संकल्पनात्मक मानचित्र पूर्व ज्ञान के साथ नई संकल्पनाओं का जुड़ा है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी विषय पर ज्ञान को व्यवस्थित करने, संबंध बनाने और ज्ञान का निरूपण करने के लिए एक चित्रमय उपकरण को संकल्पनात्मक मानचित्र कहा जाता है। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं? जहाँ शिक्षिका एकाधिकारी अधिकारवादी है और हमेशा आदेश देती है कि क्या किया जाना चाहिए, जहाँ शिक्षिका अधिगम को निर्देशित करती है तथा विद्यार्थियों को निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करती है, जहाँ मूल रूप से पठन कौशलों और अंक प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है, जहाँ विद्यार्थियों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, को ध्यान में रखा जाता है। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं? जहाँ विद्यार्थी की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, को ध्यान में रखा जाता है। प्राथमिक शिक्षा को संपूर्ण संरचना की नींव के रूप में एक महत्वपूर्ण चरण है। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए सार्वभौमिक, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा संवैधानिक दायित्व होने के कारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्राथमिक विद्यालय के वातावरण में उच्च छात्र सहभागिता और भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, को सहभागी और सहयोगात्मक होना चाहिए। यह शिक्षार्थी यह भी जानते हैं कि यदि कक्षा का वातावरण सकारात्मक है तो उन्हें व्यक्तिगत रूप में महत्व दिया जाता है। में छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं और रुचियों का कक्षा में सम्मान किया जाता है, ताकि शिक्षार्थी प्रभावी तरह से सीख सके। को छात्रों को अन्वेषण करने और सीखने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। में महत्व सभी व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार दिया जाता है, न कि उनकी उपस्थिति, व्यक्तित्व और उपलब्धियों के अनुसार दिया जाता है। को केवल उत्पाद की तुलना में पूरी प्रक्रिया को अधिक महत्व देना चाहिए। इस प्रकार इन सभी संदर्भों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी सबसे प्रभावी रूप से ऐसे वातावरण में सीखते हैं जहाँ विद्यार्थियों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, के ध्यान में रखा जाता है। विद्यार्थियों के कक्षा में सक्रिय भागीदारी होना चाहिए ताकि वे अपनी क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार पाठ सीख सके। शिक्षिकाएं स्वयं को कक्षा के एक अनुदेशक के रूप में प्रस्तुत करती है। शिक्षिका को कभी भी एकाधिकारवादी नहीं होना चाहिए। कक्षा पूरी तरह से शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं और रुचियों पर निर्भर करती है। शिक्षण का उद्देश्य परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं है। उद्देश्य यह है कि शिक्षार्थी पाठ को सार्थक और अवधारणात्मक रूप से सीखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? पुरस्कार व सजा का प्रयोग, प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा, तुलनात्मक मूल्यांकन, सहयोगात्मक अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो आनुवंशिक नहीं है, लेकिन भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्राप्त सतत अंतःक्रिया और उद्दीपन प्रदान करके जन्म से ही शुरू हो सकती है और यह अंत तक नहीं रुकती है। सहयोगात्मक अधिगम शिक्षण और अधिगम की एक विधि है जिसमें छात्र एक महत्वपूर्ण प्रश्न का पता लगाने या एक साथ परियोजना बनाने के लिए एक साथ समूह बनाते हैं। एक सहभाजित दत्तकार्य पर एक व्याख्यान पर चर्चा करने वाले छात्रों का एक समूह या इंटरनेट पर एक साथ काम करने वाले विभिन्न स्कूलों के छात्र दोनों सहयोगात्मक अधिगम के उदाहरण हैं। सहयोगात्मक अधिगम उपागम की विशेषता निम्न है। यह प्रत्यक्ष उन्मुखीकरण पर समन्वय पर बल देता है। सहयोगात्मक अधिगम एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें दो या दो से अधिक लोग एक समूह में एक साथ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं और अधिगम को प्रभावी कक्षा अभ्यास के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसमें सकारात्मक परस्पर निर्भरता होती है। सहयोगात्मक अधिगम में अधिगम के कई प्रकार जैसे गतिविधियाँ, सामूहिक कार्य, सामूहिक चर्चा आदि होते हैं। इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। किशोर कक्षा में अपने विचार व्यक्त करने के कई अवसर प्रदान करते हैं और सामूहिक चर्चा में उनकी अधिक भागीदारी होती है। इसमें मिश्रित क्षमताओं का एक विषय समूह होता है। सहयोगात्मक अधिगम में एक समूह उन्मुख पुरस्कार प्रणाली लागू की जानी चाहिए। इसमें शैक्षिक सामग्री में निपुणता प्राप्त करने के लिए समूह अधिगम होता है। इस प्रकार इस सभी संदर्भों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि छात्रों का सहयोगात्मक अधिगम एक प्रभावशाली कक्षा शैली है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति प्रत्येक छात्र पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल सकती है। यह शिक्षार्थियों को हतोत्साहित कर सकती है जो शिक्षार्थियों के अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। मूल्यांकन कभी भी तुलनात्मक तरह से नहीं किया जाता है क्योंकि तुलना करना शिक्षार्थियों के अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। आंतरिक सतता, स्फूर्ति, अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? एक विद्यार्थी अच्छे ग्रेड लाने के लिए एक प्रयोग कर रहे हैं। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उनके प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि वे सिद्धांतों या थ्योरियों की कक्षा पसंद नहीं है। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि वह अपने अध्यापक को प्रभावित करना चाहती है। आंतरिक सतता, स्फूर्ति, अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है।
अभिप्रेरणा शब्द लैटिन शब्द मुहावर से लिया गया है, जिसका अर्थ चलना है। यह मनुष्य और अन्य जीवों के व्यवहार को निर्देशित और सक्रिय करने वाले कारक है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, जो इस प्रकार है: आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा उस अभिप्रेरणा को संदर्भित करती है जो स्वयं की रुचि के प्रति होती है और व्यक्ति के भीतर मौजूद होती है। उदाहरण: स्वयं के अभिप्रेरणा, रुचि, जिज्ञासा द्वारा अभिप्रेरणा आदि। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है। आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है क्योंकि यहाँ विद्यार्थियों की जिज्ञासा उनकी आत्मा से आती है। बाह्य अभिप्रेरणा को उस अभिप्रेरणा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति के बाहर से आती है और इसमें आमतौर पर पुरस्कार और प्रशंसा शामिल होती है। उदाहरण: पुरस्कार, इनाम, पैसा, प्रतिष्ठा। आंतरिक अभिप्रेरणा को उस अभिप्रेरणा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक के भीतर से आती है और इसमें चुनौती, आनंद, निपुणता और स्वायत्तता के तत्व शामिल होते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा के यह चार घटक निम्न हैं: चुनौती यह उस सीमा से संबंधित है जिसमें एक व्यक्ति एक नई चुनौती के साथ उत्साह का आनंद लेता है। आनंद यह उस हर्ष से संबंधित है जो एक व्यक्ति को कार्य करने से प्राप्त हो सकता है। स्वायत्तता और आत्मनिर्भर यह उस स्वायत्तता से संबंधित है जो किसी व्यक्ति को कार्य करते समय प्राप्त होती है, अर्थात वह स्वतंत्रता जिसके साथ व्यक्ति यह निर्धारित कर सकता है कि क्या किया जाना है और कैसे किया जाना है। निपुणता यह गर्व और उपलब्धियों की भावना से संबंधित है जो एक व्यक्ति को तब अनुभव हो सकता है जब वह एक कठिन कार्य करता है। कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है? विद्यार्थी अध्यापक को व्याख्यान को सुन रहे हैं और पढ़ाई गई विषय वस्तु पर नोट्स बना रहे हैं। विद्यार्थी उच्च स्वर में दिए गए अंश को याद कर रहे हैं। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक से सामग्री को याद कर वर्षों के अंत में परीक्षा देते हैं। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दे पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहते हैं। कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है? अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दे पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहती हैं। संरचनावादी दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि सार्थक अधिगम तब होता है जब शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। संरचनावादी स्वरूप से केंद्रीय विचार यह है कि शिक्षार्थी चीज़ों के अनुभवों करने और उन अनुभवों को प्रतिबिंबित करने के माध्यम से सीखते हैं।
संरचनावादी स्वरूप के केंद्रीय विचार निम्न हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय खोजकर्ता या समस्या समाधानकर्ता होते हैं। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक और अर्थ का निर्माता होते हैं। बच्चे कक्षा में या अपने दैनिक जीवन में समकालीन मुद्दे पर वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे नए ज्ञान के निर्माता और सृजनात्मकता होते हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता और समस्या समाधानकर्ता के रूप में पैदा होते हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। बच्चे की सोच वयस्कों की सोच से मात्रात्मक रूप से निम्न बल्कि गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चे चीज़ों का अनुभव करके और उन अनुभवों पर चिंतन करके सीखते हैं। इस प्रकार इन सभी संदर्भों से हम कह सकते हैं कि अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दे पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहते हैं। संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाता है। पाठ्यपुस्तक के माध्यम से अधिगम कोई संरचनावादी शिक्षार्थी विधि नहीं। संरचनावादी शिक्षार्थी विधि कभी भी रटकर सीखने को बढ़ावा नहीं देती है। अवधारणाओं को पढ़ाते समय अध्यापक को सोचना का एक ऐसा तरीका है जहाँ शिक्षार्थी संबंधित विषय की अवधारणा को सीख सकते हैं, लेकिन शिक्षा की यह विधि संरचनावादी शिक्षण शास्त्रीय विधि का पालन नहीं कर सकती है। कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्न में से कौन सा रवैया रुख सर्वाधिक उपयुक्त है? समूह में बातचीत को संगठित करते हुए सख्त बाहरी नियमों का निर्देश, सरल प्रक्रियाएं हो तो कक्षा के अस्थायी क्षमता आधारित उप समूहों में विभाजित करना, समस्या समाधान के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रदर्शन में वृद्धि के लिए समूहों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। कक्षा के सकारात्मक समूहों का सक्रियता के लिए निम्न में से कौन सा रवैया रुख सर्वाधिक उपयुक्त है? समस्या समाधान के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। समूह और सक्रियता। समूह की सक्रियता को समूह के प्रकृति, उनके विकास के नियमों और व्यक्तियों अन्य समूहों और बड़े संस्थानों के साथ उनके अंतर संबंधों के बारे में ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित जांच के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दरअसल इसका तात्पर्य अंतःक्रियात्मक मनोवैज्ञानिक संबंध से है जिसमें एक समूह के सदस्य भावनाओं और संवेगों के आधार पर एक सामान्य आधार विकसित करते हैं। एक समूह के सदस्यों में उपस्थित प्रमुख विशेषता नहीं है। एक समूह अक्सर ऐसे कार्यों पर काम करता है जो सभी सदस्यों के लिए सामान्य होते हैं और कार्य को पूरा करने के लिए एक समन्वित समूह प्रयास की आवश्यकता होती है। इसे सहयोगी
सहयोग कहा जाता है। कक्षा में विद्यार्थियों के बीच उचित संवाद होना चाहिए। समूह के सदस्यों के बीच स्वास्थ्य और पर्यावरण संरचना संचार उनके बीच सहयोग को बढ़ाता है। एक समूह में एक समस्या को हल करने के लिए सहयोग करने और मिलकर काम करने मिलकर काम करने के लिए उचित बातचीत होनी चाहिए। इस तरह के संचार से चर्चा और विचारों के आदान प्रदान की सुविधा भी मिलती है। यह सदस्यों को एक दूसरे की रूपरेखा रूपरेखा को को समझने और अधिक समन्वित तरीकों से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उपरोक्त बिंदुओं से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सदस्य समाधान के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों के बातचीत करने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुध कुंभकार और कुंभ का एक रूप उपयुक्त किया जाता है, जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत शिक्षा को कुंभकार के रूप में देखती है, जो कुंभ रूपी विद्यार्थियों को आकार देकर उसमें ज्ञान उड़ेलता है। इस प्रकार की समझ समस्यावादी क्यों है? विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्माण उनकी शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी होती है। बच्चे भोले भाले हैं और वे कुछ भी शिक्षा में मदद के लिए सीखते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में किसी सामग्री या शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि बच्चे शिक्षार्थियों की बात निष्क्रिय रूप से सुनते रहे होंगे, तब अधिगम अच्छे प्रकार से संपादित होगा। बहुत कुंभकार और कुंभ का एक रूप उपयुक्त किया जाता है, जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत शिक्षकों को कुंभ के रूप में देखती है, जो कुंभ रूपी विद्यार्थियों को आकार देकर उसमें ज्ञान उड़ेलता है। इस प्रकार की समझ समस्यावादी क्यों है? विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्माण उनकी शिक्षण एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, जो
आनुवंशिक नहीं हैं, लेकिन भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्राप्त सतत अंतःक्रिया और उद्दीपन प्रदान करने जन्म से ही शुरू हो सकती हैं और यह अंत तक नहीं रुकती है। विद्यार्थियों के अधिगम में निम्न प्रकार सुधार किया जा सकता है। विद्यार्थियों को सहपाठियों के साथ साथ शिक्षकों के साथ पाठ्यचर्या में सक्रिय रूप से संलग्न करना। विद्यार्थियों के लिए भ्रम और निरीक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे चीज़ों को देख कर सीख सकें। विद्यार्थी अपने ज्ञान को अपने पूर्व अनुभवों से जोड़ते हैं ताकि वे अधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीख सकें। वे शिक्षक को विद्यार्थियों को सीखने और सोच को अपसारी बनाने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और व्यावहारिक गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए ताकि विद्यार्थी अपने ज्ञान अधिगम और विचार का निर्माण स्वयं कर सके। शिक्षकों को ऐसी परिस्थितियाँ बनानी चाहिए जहाँ विद्यार्थी सक्रिय श्रोता हो और रुचि के साथ ज्ञान प्राप्त करे। अपसारी सोच को उपयोग और कक्षा में विचारों को व्यक्त करने को भी शिक्षक द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार इन सभी संदर्भों को से हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि बहुधा कुंभकार और कुंभ का एक रूपक उपयुक्त किया जाता है जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत शिक्षिका को कुंभकार के रूप में देखती है जो कुंभ रूपी विद्यार्थियों को आकार देकर उसमें ज्ञान उड़ेलता है। इस प्रकार की समझ समस्यावादी है क्योंकि विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होती है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि शिक्षक के बिना छात्र नहीं सीख सकते हैं। आज के विश्व में अधिगम का सबसे अच्छा तरीका अंतःक्रिया के माध्यम से सीखना है। इस प्रकार शिक्षार्थी अन्य शिक्षार्थियों के साथ जुड़कर अपनी अवधारणाओं का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षक एक सुगमकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षक शिक्षार्थियों की सहायता कर सकते हैं जहाँ उन्हें ज्ञान के निर्माण में सहायता की आवश्यकता हो। अधिगम सबसे अच्छा तभी होता है जब शिक्षार्थी शिक्षक के निष्क्रिय रूप से नहीं बल्कि सक्रिय रूप से सुनते हैं। बच्चों के कार्यों में त्रुटियों को दूसरे के सक्षम उनके बौद्धिक नियमन तुच्छता दर्शाती है। आवश्यकता रूप के शिक्षक की तैयारी में कमी को दर्शाती है। अध्यापक को बच्चे के निराशा को दूर करने के लिए अनदेखा करना चाहिए। शिक्षक द्वारा पुनः विश्लेषण कर बच्चे के विचार विमर्श करना चाहिए। बच्चे को कार्य में त्रुटियों को शिक्षक द्वारा पुनः विश्लेषण कर बच्चे के विचार विमर्श करना चाहिए। त्रुटियां विद्यार्थी द्वारा उनके अधिगम के दौरान की गई गलतियां हैं। त्रुटियां विद्यार्थियों को समस्या के बारे में उनके कमजोर दृष्टिकोण का पता लगाने में मदद करती हैं और उन्हें अपने अधिगम में सुधार करने का
मौका भी देती है। समस्या के संबंध में विद्यार्थियों की विभिन्न विचार प्रक्रियाओं के कारण त्रुटियां हो जाती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो विद्यार्थियों के लिए उनकी त्रुटियों को कम करने में सहायक होते हैं निम्न है। त्रुटियों का विश्लेषण शिक्षकों को विद्यार्थियों के कमजोर पाठ को समझने में मदद करता है, ताकि वे विभिन्न शिक्षण विधियों को लागू करके उनमें सुधार कर सकें। त्रुटियों का अवधारणात्मक अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम करके सीखना आदि द्वारा दूर किया जा सकता है। त्रुटियां शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का भाग है। शिक्षक को विद्यार्थियों और त्रुटियों का सम्मान करना चाहिए और त्रुटियों के पीछे के तर्क को विनम्र तरीके से समझना चाहिए। शिक्षक द्वारा विश्लेषण करके और फिर शिक्षार्थियों के साथ त्रुटियों और संबंधों अवधारणाओं के बारे में विचार विमर्श करके त्रुटियों के दूर किया जा सकता है, ताकि शिक्षार्थी अपनी त्रुटियों का बिंदु प्राप्त कर सके। अवधारणाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में विद्यार्थियों को संलग्न करके त्रुटियों को भी दूर किया जा सकता है, ताकि विद्यार्थी उन गतिविधियों से सीख सकें। शिक्षकों को चाहिए कि वे इन सभी विद्यार्थियों को अपनी अधिगम में त्रुटियों को स्वयं खोजने का अवसर प्रदान करें। त्रुटियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाती हैं, जिसमें एक शिक्षक उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां विद्यार्थी त्रुटियों को करते हैं, ताकि वह उस प्रकार के अवधारणात्मक बिंदु पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सके। इस प्रकार इस सभी संदर्भों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शिक्षक द्वारा पूर्णतः विश्लेषण कर बच्चे के विचार विमर्श करना चाहिए। शिक्षकों द्वारा त्रुटियों को सभी को नज़रअंदाज नहीं किया जाता है, क्योंकि यह भी उनका शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का हिस्सा है और वे बेहतर तरीके से तब सीख सकते हैं जब त्रुटियों का विश्लेषण किया जाता है और उन्हें शिक्षकों की मदद से ठीक किया जाता है। विद्यार्थियों के अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियां शिक्षा की तैयारी की कमी का प्रदर्शन नहीं करती हैं, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन कर सकती है? विद्यार्थियों को स्वयं के पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना और सहपाठियों से चर्चा करने से बचना। विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और प्रश्न पूछना। व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण देना। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने एवं प्रत्यास्मरण करने का आग्रह देना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन कर सकती है? विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और प्रश्न पूछना। चिंतन सभी संज्ञानात्मक गतिविधियों या प्रक्रियाओं के आधार है और मनुष्य के लिए अद्वितीय है। इसमें पर्यावरण से प्राप्त जानकारी का परिवर्तन है और विश्लेषण शामिल है। विभिन्न प्रकार के चिंतन शैलियाँ
हैं जिनमें सृजनात्मक, तार्किक, मूर्त चिंतन आदि शामिल हैं। समालोचनात्मक चिंतन एक ऐसी क्रिया है जो किसी व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए सूचना एकत्र करने, व्याख्या करने और मूल्यांकन करने के लिए विमर्श, तार्किक, विवेकशील चिंतन का उपयोग करने के लिए चुनौती देती है। माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के कौशल का विकसित करने के लिए एक शिक्षक निम्न तरीकों के बारे में चिंतन कर सकता है। कई समाधान वाली समस्या प्रदान करके समस्या समाधान स्थितियों में विद्यार्थियों के संलग्न करना, नवीन विचारों के साथ आने वाले विद्यार्थियों को प्रस्तुत करना, दृढ़ता की गुणवत्ता विकसित करना, समस्याओं को हल करते समय निरस्त न होना, विद्यार्थियों के विषय से संबंधित प्रश्न पूछना ताकि वे समालोचनात्मक तरीके से अपसारी चिंतन कर उत्तर दे सकें, जोखिम लेने की क्षमता विकसित करना और रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होना, समस्याओं को हल करने को कठोर और निश्चित स्वरूप से बचना, शिक्षकों और सहपाठियों के बीच अंतःक्रिया को बढ़ावा देना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और प्रश्न पूछने की प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन कर सकती है। शिक्षक की व्याख्या विधि अभी भी उनके चिंतन को बढ़ावा नहीं दे सकती है। यह उन्हें निरस्त बनाती है और उनके अधिगम को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकती है। विद्यार्थियों के बीच चर्चा और अवधारणा को अलग तरीके से और अधिगम को कई अवसर मिलते हैं और उन्हें अन्य विद्यार्थियों के विचारों का विश्लेषण करने का अवसर भी मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चर्चा से उन्हें समालोचनात्मक चिंतन में भी सुधार हो सकता है। पाठ्यपुस्तक द्वारा और याद करके सीखना कभी भी विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा नहीं देता।